Hi guys, welcome back to my channel. We were solving direct tax compiler of BB Sir. We've completed up to question number 12 in my previous video, so if you haven't watched them, please consider watching them first. In this video, we'll be starting with question number 13 and covering up to question number 16. So let's get started. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से. क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि मिस्टर एस एक नॉन रेसिडेंट है जो कि ऑपरेट करते हैं एयरक्राफ्ट बिटवीन सिंगापुर एंड चेन्नई. सिंगापुर आउटसाइड इंडिया, चेन्नई इन इंडिया. तो ही रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट वाइल कैरिंग द ऑपरेशंस 2 crores in India on account of carriage of passengers from Chennai, 1 crore in India on account of carriage of goods from Chennai, 3 crores in India, मतलब ये 3 इंडिया में रिसीव हुए for carriage of passengers from Singapore and 1 crore in Singapore, यहाँ ये सिंगापुर में रिसीव हुआ on account of carriage of passengers for Chennai. The total expenditure was 6.75 crores. हमें निकालना है कि उनकी टैक्सेबल इनकम कितनी होगी. तो जब एयरक्राफ्ट आता है तब हमारे दिमाग में आना चाहिए सेक्शन 44 BBA. अब सेक्शन कैसे याद रखेंगे? सेक्शन 44 BBA दैट इज बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट. BBA बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट. तो सेक्शन 44 BBA प्रिजम्पटिव इनकम की बात करता है उन नॉन रेसिडेंट्स के लिए जो कि ऑपरेट करते हैं एयरक्राफ्ट में. बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट क्या बोलता है? कितना होगा? 5% ऑफ द अमाउंट is chargeable under the head PGBP. 5% of the amount is chargeable under the head PGBP as per section 44 BBA. तो यहाँ पे 2 crore plus 1 crore plus 3 crore plus 1 crore सबको टोटल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7 crore. 7 crore का हम 5% करेंगे. ठीक है, 7 crore का 5% करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 lakh. Now this 35 lakh is the amount chargeable under PGBP. Very easy. ठीक है. अब इसमें सेकेंड पार्ट में पूछा है, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा है व्हाट इफ द ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट इज बाय अ फॉरेन कंपनी एंड नॉट अ नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल. तो कुछ भी नहीं है. दिस सेक्शन दैट इज सेक्शन 44 BBA बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडिविजुअल, non-resident individual और foreign company, so the treatment will be same. ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13. 44 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से. क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि द नेट रिजल्ट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय अ ब्रांच ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया. मतलब जो ब्रांच है वो इंडिया में ऑफ अ फॉरेन कंपनी, मतलब उसका HO कहाँ पे है? फॉरेन में. ठीक है. इसका 2020 का लॉस है 100 lakhs का. 2020 का लॉस है 100 lakhs का एंड इन्होंने HO एक्सपेंस का एलोकेशन किया है ऑफ 200 lakhs. तो हमें इसका ट्रीटमेंट बताना है. ठीक है. अब एक सेक्शन आता है सेक्शन 44C. सेक्शन 44C क्या बोलता है कि अगर एक ब्रांच है फॉरेन कंपनी की इंडिया में और HO उसको एलोकेट कर रहा है उसकी ब्रांच पे, तो कितना रीजनेबल अमाउंट होगा वो हम बताएंगे. हम मतलब सेक्शन 44C बताएगा और आप उतना ही क्लेम कर सकते हो. तो कितना बताता है सेक्शन 44C? सेक्शन 44C बोलता है 5% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम और एक्चुअल विच एवर इज लोअर. ना एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? एडजस्टेड टोटल इनकम है आपका एक्चुअल में जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस आया है वो, उसमें आप एड बैक कर दोगे आपका HO का एक्सपेंस, मतलब HO एक्सपेंस का इफेक्ट हटा दोगे. विच एवर इज लोअर का आप डिडक्शन ले सकते हो एज HO एक्सपेंस. सो इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव 100 lakhs का लॉस. ठीक है. उसमें हम HO एक्सपेंस एड बैक करेंगे जो हमें 200 lakhs का गिवन है. तो हमारे पास 100 lakhs का प्रॉफिट आ जाएगा एज एडजस्टेड टोटल इनकम. तो 44C के हिसाब से
मैं बार बार सेक्शन लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए. 44C के हिसाब से 5% ऑफ 100 लाख और 200 lakh, whichever is lower. Now 5% of 100 lakh is 5 lakh, 200 lakh is 200 lakh, whichever is lower is 5 lakh. तो आपको HO का एक्सपेंस सिर्फ 5 लाख क्लेम करने को मिलेगा. Therefore आपका ओरिजिनल प्रॉफिट एंड लॉस था 100 lakhs का लॉस, उसमें आप ऐड बैक करोगे आपने जितना भी HO एक्सपेंस आया था 200 lakh, एंड देन डिडक्शन लोगे सिर्फ HO एक्सपेंस एज पर 44C वाले का, विच इज 5 लाख. तो आपके पास आएगा 95 lakhs. दिस इज द इनकम टू बी डिक्लेयर्ड इन रिटर्न. तो ये हो गया हमारा सेक्शन 44C. तो हमने दो सेक्शन देखे. सबसे पहला था हमारा सेक्शन 44BBA विच इज बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट, एंड सेक्शन 44C. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. अब वापस से इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, तो हम सीधा एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे. बोलता है सुपर प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिरेमिक टाइल्स. द न्यू प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एज पर P&L अकाउंट फॉर 2020 इज 150 लाख. मतलब P&L अकाउंट के हिसाब से 150 लाख दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग. सबसे पहला वन टाइम लाइसेंस फी. ओके एक सेकेंड, पहला एडजस्टमेंट है one time license fee of 20 lakh paid to People Limited, which is an Indian company, for obtaining franchisee. अब यहाँ पे इसको लाइसेंस फी को टेलीकॉम लाइसेंस के साथ कंफ्यूज करके उन सारे सालों में डिवाइड करने की गलती मत करना. ये लाइसेंस फी है फॉर फ्रेंचाइजी. नाउ उसने पूरा 20 लाख डेबिट कर दिया है, लेकिन ये फ्रेंचाइजी हमारा ये है इंटेंजिबल एसेट है. मैंने क्या बोला, उसने पूरा 20 लाख डेबिट कर दिया है, लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइजी हमारा इंटेंजिबल एसेट है, हम पूरा 20 लाख क्लेम नहीं कर सकते. हम सिर्फ उसका डिप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, विच इज़ 25% फॉर इंटेंजिबल एसेट्स. तो 20 लाख को हम ऐड बैक करेंगे. 20 लाख को ऐड बैक करके 20 लाख का 25% जो आएगा उसका हम लोग डिडक्शन ले लेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया, प्रिटी इजी. नंबर 2, 29,000 पेड टू ए एंड कंपनी अ गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर इन कैश. ये किस में दिया, इन कैश. अच्छा, तो यहाँ पे आएगा 40A3 की नॉर्मल लिमिट क्या है, 10,000. लेकिन अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो दिस लिमिट इज इंक्रीज टू 35,000 फॉर कैश पेमेंट्स. नाउ 29,000 का कैश पेमेंट किया है तो कोई डिसअलाउंस नहीं आएगा, बिकॉज 35,000 लिमिट है. देयरफॉर इट इज़ अलाउड एंड कोई एडजस्टमेंट नहीं है. नंबर 3, रेंट ऑफ 6 लाख रिसीव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट अ पार्ट ऑफ इट्स ऑफिस प्रीमाइस. ठीक है, उस पर म्युनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट पार्ट इज 15,000. अब ये जो है वो हाउस प्रॉपर्टी रिलेटेड है, तो क्योंकि ये रेंट है, इनकम है, तो वहाँ पे एडेड होगी. तो ऐड को तो हमें वापस से माइनस करके हाउस प्रॉपर्टी में ले जाना है. एंड म्युनिसिपल टैक्स एक्सपेंस है तो वहाँ पे माइनस होगा, तो उसको हमें वापस से ऐड करके हाउस प्रॉपर्टी में ले जाना है एंड हाउस प्रॉपर्टी के हेड में उसका इफेक्ट देना है. ठीक है. नंबर 4, 2 lakh being contribution to a university approved under section 35(1)(2). अब section 35(1)(2) में यूनिवर्सिटी को अगर अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग डोनेशन देते हैं तो हमें 150% का वेटेड डिडक्शन मिलता है. ठीक है. 2 लाख ऑलरेडी माइनस करे हुए हैं, तो 2 लाख का 100% तो ऑलरेडी हो रखा है, तो हमें 2 लाख का 50% का और डिडक्शन देना है. तो या तो आप पूरा 2 लाख ऐड बैक करके 150% का डिडक्शन ले लो, या फिर 2 लाख तो है ही प्लस 50% का डिडक्शन और ले लो. ठीक है. ये एडजस्टमेंट नंबर 4. एडजस्टमेंट नंबर 5, 3 लाख बीइंग लॉस ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ अ मशीन कॉज्ड बाय फायर. अभी अगर कोई मशीनरी डिस्ट्रक्ट
डिडक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ अ फायर, इट इज़ अ कैपिटल लॉस एंड इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल लॉस का डिडक्शन नहीं मिलता है. देयरफॉर इस 3 लाख को आप ऐड बैक करोगे बिकॉज आपको इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा बीइंग अ कैपिटल लॉस, क्योंकि मशीनरी डिस्ट्रक्ट हो रही है फायर की वजह से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजस्टमेंट नंबर 6. 5 लाख पेड टू अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर रिपेयर वर्क, नो TDS was डिडक्टेड. अब नो TDS है, कॉन्ट्रैक्टर है, रेसिडेंट है, अपना सेक्शन लग जाएगा 40AIA. 40AIA सेक्शन लग जाएगा, ठीक है, इसमें 30% डिसअलाउ हो जाएगा और 70% अलाउड रहेगा. तो 5 लाख का 30% आप डिसअलाउ कर देना, 70% अपने आप अलाउ हो जाएगा क्योंकि उसने TDS नहीं काटा है. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 7. ये इंपॉर्टेंट है. ये क्या बोलता है, डिविडेंड हमें मिला 0.1 लाख का फ्रॉम P लिमिटेड ऑन 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, परचेज्ड एट, जिसकी परचेज प्राइस थी 100 पर शेयर ऑन 10/10/19. द रेट ऑफ डिविडेंड, उस पर जो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो था एट द रेट ऑफ 100%. और ये कब था, 10/12/19. द शेयर्स वर सोल्ड, फिर हमने इन शेयर्स को बेच दिया ऑन 1 मार्च 2020 एट ₹80. ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमें लॉस आया ऑफ 0.2 लाख का, हमने वो डेबिट कर दिया P&L अकाउंट में. अब एक प्रोविज़न है जो बोलता है कि अगर रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के पहले आप कोई शेयर परचेस करते हो एंड रिकॉर्ड डेट के 3 महीने के अंदर उसको बेच देते हो, ठीक है, रिकॉर्ड डेट मतलब वो डेट जहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा, तो ये जो डिविडेंड है ये तो एग्जेम्प्ट है 1034 के अंडर. तो ये जो लॉस आ रहा है आपका शेयर्स को खरीदने और बेचने की वजह से, इतना लॉस आप नहीं ले सकते टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड एग्जेम्प्ट. मतलब एज पर सेक्शन 94, where any person buys any share within 3 months prior to the record date and sells after 3 months, within 3 months after the record date, and dividend received on such share is exempt, then the loss arising out of such purchase and sale of shares shall be ignored to the extent of the dividend income. In the given case, हमारा 0.1 लाख का डिविडेंड आ रहा है जो कि एग्जेम्प्ट है. ठीक है, हमारा लॉस कितना है, 100 minus 80, 20 रुपीज़ इन 2000 शेयर्स. ठीक है, तो हमारा 20,000 का लॉस है और 10,000 हमारा डिविडेंड इनकम है. तो हम एक्चुअल लॉस 10,000 ही क्लेम कर सकते हैं. तो इसका प्रेजेंटेशन कैसे होगा वैसे आप सर की बुक में देख लेना. बट लॉस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स इज 20,000 लेस, ये समझ आया, 100 minus 80 into number of shares लेस डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट इज 10,000, बचेगा 10,000. ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा. नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी क्लेम्ड ओनली अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स. ठीक है, तो ये 10,000 को हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर. ओके, तो इसको कैरी फॉरवर्ड का एडजस्टमेंट दे देंगे और डिविडेंड जो 10,000 का हमारा P&L में ऑलरेडी एडेड है, इसको हटा के हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10,000 का ऐड, क्योंकि ये डिविडेंड एग्जेम्प्ट है. ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, एक सेकेंड, ये था हमारा एडजस्टमेंट नंबर 7. एडजस्टमेंट नंबर 8 बोलता है डेप्रिसिएशन का नॉर्मल एडजस्टमेंट है कि आपको एज पर बुक्स का इफेक्ट हटा के एज पर IT एक्ट का देना है. वेरी सिंपल, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाली. लास्ट एडजस्टमेंट है द कंपनी हैज़ ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 2 लाख. 2 लाख का लोन लिया है हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड से
in which हमारी कंपनी holds 16% of voting power. ठीक है. The accumulated profit, इस कंपनी का accumulated profit on the date is 0.5 lakh. हमारी कंपनी ABC प्राइवेट लिमिटेड में 16% का वोटिंग पावर होल्ड करती है और हमने उसी कंपनी से 2 लाख का लोन लिया है और उस कंपनी का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 0.5 लाख है. यहाँ पे बहुत क्लियरली सेक्शन 222E हिट हो रहा है. एकदम क्लियरली यहाँ पे सेक्शन 222E हिट हो रहा है, जो कि बोलता है एज any payment by a company in which the public is not substantially interested. Private limited मतलब public is not substantially interested. Any payment by a company in which the public is not substantially interested by way of loan to a shareholder. उसने किस लोन दिया हमें, हम उसके शेयर होल्डर हैं, who holds more than 10% of the voting power in such company, then such loan is to be treated as deemed dividend to the extent of accumulated profit of the company, and the company is liable to pay DDT on such amount. मतलब हम उसके शेयर होल्डर हैं, हमने ABC प्राइवेट लिमिटेड में 16% का वोटिंग पावर हेल्ड किया, तो हम लोग स्पेसिफाइड कैटेगरी में आ गए. अब ये अगर हमें कोई भी लोन देती है, जैसे हमने 2 लाख का लोन लिया है, तो हम मानेंगे कि इसने हमें डिविडेंड दिया है, विच इज़ डीम डिविडेंड अप टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. तो चाहे 2 लाख का लोन दिया हो, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 0.5 लाख है, तो हम 0.5 लाख को डीम डिविडेंड मान के उस पर DDT पे करेंगे. हम मतलब ABC जो हमारी कंपनी है जिसके लिए हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं करना है, लेकिन साइड में आप नोट दे देना कि ABC प्राइवेट लिमिटेड को DDT पे करना पड़ेगा. सेक्शन 222E. I hope you liked the video. If you did, please give it a thumbs up. Consider subscribing, share it as much as you can, and please comment down below any suggestions you have. Thank you.